friends, this is Ram Singh and I welcome you all on my YouTube channel Seated Guru Competition Zone. Friends, मैं आज आप लोग के लिए एक स्पेशल टॉपिक लेकर आया हूं जो है आपका संघ और उनके राज्य से रिलेटेड। फ्रेंड्स, ये जो आर्टिकल है ये आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आता है और आपके सभी एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्पेशली जो भी स्टूडेंट यूपीएससी से रिलेटेड है उनके लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। काफी कम समय में हम सभी नियम कानूनों को जान लेंगे कि किस तरह से वह अनुच्छेद 1 से लेकर 4 में वर्णन किया गया है। इसलिए प्लीज आप हमारे सेशन में कंटिन्यू बने रहे। हम आशा करेंगे कि सभी पॉइंट आपकी क्लियर हो जाएगी। अगर कोई पॉइंट में अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आज के टॉपिक की बात करें तो फर्स्ट पार्ट हमें पढ़ना है पहला भाग, अर्थात कि भाग 1 पढ़ना है और भाग 1 में जो आर्टिकल्स है वो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक का वर्णन किया गया है। यह फ्रेंड्स संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र को बताता है कि संघ के क्या कार्य है, राज्य क्षेत्र किस तरह से विस्तार होगा, इनके बारे में वर्णन किया गया है। साथ ही साथ इन 1 से 4 तक के अनुच्छेद में इनका वर्णन भी किया गया है कि राज्य का पुनर्गठन कैसे होगा और सबसे पहले राज्य किस रूप में बने हुए थे, इनके सभी आपके नियम कानून जो है वह सभी आपका दिया गया है। फ्रेंड्स, अगर बात करें कि पहले अनुच्छेद की अर्थात कि फर्स्ट पॉइंट की, तो फ्रेंड्स जो पहला अनुच्छेद हमारा कहता है कि भारतीय क्षेत्र को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, अर्थात कि भारत को 3 क्षेत्रों के अंतर्गत बांटा जा सकता है और वो पहला है राज्य क्षेत्र, दूसरा संघ क्षेत्र और तीसरा वैसा क्षेत्र जिसे जब चाहे वो हस्तांतरित कर सकता है, मतलब कि उन पर अधिकार कर सकता है, किसी को ट्रांसफर कर सकता है। इस फॉर्म में जितने भी अधिकार जिन क्षेत्रों पे है वो हमारे हस्तांतरित क्षेत्र होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, ये हमारे इंडिया के पार्ट तो थे नहीं, ये तो फॉरेनर पार्ट थे जिससे हम लोग अपने में शामिल कर लिया। तो इस तरह से आपके कुछ ऐसे पार्ट भी होते हैं जो हमारे इंडिया के कंट्री में नहीं थे, अपने कंट्रोल में नहीं थे, फिर भी हमने उसे क्या किया, उसे अपने राज्यों के अंतर्गत मिला लिया। फ्रेंड्स, देखना अब यह है कि अब इसमें आपकी कौन कौन सी पॉइंट और इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात संविधान अनुच्छेद में कही जाती है कि एक संप्रभु होने के कारण भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी जो क्षेत्र है उससे भी अपने अंदर मिला सकता है, अर्थात कि अंडमान और निकोबार जो मिला हमारे में वह क्या था, हमारे इंडिया का क्षेत्र नहीं था, अर्थात कि हमारे देश के क्षेत्र नहीं हो, मतलब कि विदेशी क्षेत्र हो, और विदेशी क्षेत्र को भी अपने राज्यों में मिलाने का जो अधिकार है वह किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, अनुच्छेद संख्या 1 में, यानी कि पहले अनुच्छेद में इस बात का वर्णन है। उसके बाद अनुच्छेद 1 में ही एक और वर्णन है कि उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी समय पर भारत के राज्य क्षेत्र या उनके आपके जितनी भी आपकी एरिया है, क्षेत्र है, उन्हें कम या अधिक किया जा सकता है। इनसे रिलेटेड उपबंध जो है आपका अनुच्छेद में 1 में वर्णित किया गया है। फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत और भी कुछ इंपोर्टेंट बात है जो कि इसमें वर्णन किया गया है। उन अनुच्छेदों में आपका इंपोर्टेंट कौन है उनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। भारत पहला चीज की संघीय क्षेत्र है, पूरा भारत एक संघीय प्रदेश के रूप में कार्य करता है एवं इनके अंदर जो 2 राज्य हैं, यानी 2 तरह के राज्यों को विभाजित किया गया। एक ऐसा राज्य जो संघ के डायरेक्ट क्षेत्र में उपस्थित है एवं संघ के समान अधिकार रखता है, उस क्षेत्रों को हम लोग केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। और अभी केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश में और आकर ऐड हो गया है। तो इस फॉर्म में कह सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश वह प्रदेश होगा जहां पर केंद्र सरकार के समतुल्य अधिकार अवेलेबल होगा। इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि भारत सरकार के पास जितनी पावर कैपेसिटी होती है सेम वैसे संघीय राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के पास भी होती है। जैसे दिल्ली हमारी देश की राजधानी है लेकिन एक केंद्र प्रशासित प्रदेश भी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से टोटल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। एक लद्दाख को जोड़ने के बाद पहले 7 थी, जम्मू कश्मीर तक एक बढ़ गई तो आपकी लद्दाख की कैटेगरी में आ गई। तो इस फॉर्म में आपके केंद्र शासित प्रदेश को हुआ जिस पर संघ का अपना समान अधिकार हो। दूसरे तरफ फ्रेंड्स एक राज्य क्षेत्र होता है
जिस राज्य पर राज्य का अपना विशेष अधिकार होता है। राज्य अपने अधिकार अपने अकॉर्डिंग कार्य को कर सकता है, वह अधिकार हमारा वह क्षेत्र जो होता है राज्य क्षेत्र का अंतर्गत आता है। और सबसे बड़ी बात जो कही जाती है, जो यह घटना जो होती है 1987 से चली आ रही केंद्र शासित प्रदेश की, तो उस समय केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 थी, लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई है? 8 हो गई है, जिनमें विशेषाधिकार 370 के कारण आपकी जम्मू कश्मीर के जब 370 की धारा हटी तो उसे 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिणत कर दिया गया। फ्रेंड्स, एक बात और ध्यान रखिए, केंद्र शासित प्रदेश जो है सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही लागू नहीं होता है। 370 के अलावा 35A जो विशेष रूप से किसी राज्य को विशेष अधिकार देता है, जनजातीय अधिकार देता है कि उस राज्य में उस क्षेत्र में किसी अन्य राज्य के लोग जाके नहीं रह सकते हैं, वो क्षेत्र मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, इस तरह से बहुत सारी अभी एरिया है, राज्य है जिनमें जनजातीय कानून के अंतर्गत ये सभी सुविधाएं दी जाती है। अब सोचने वाली बात यह है कि केंद्र शासित प्रदेश जो होगा या फिर जिन क्षेत्रों पर इनकी चर्चा की जाएगी, उन क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र होगा जिन क्षेत्रों पर आपका अपना अधिकार होगा और किन क्षेत्रों पर राज्य का अधिकार होगा। तो अपना अधिकार सिर्फ राज्य के पास होगा और केंद्र शासित प्रदेश के पास संघ का राज होगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर शर्त यह है कि राज्य जो होगा वह राज्य अपना कोई भी संविधान का निर्माण नहीं कर सकता है, वह संविधान चलेगा संघीय संविधान अर्थात कि भारत के संविधान के अकॉर्डिंग उसे चलना होगा। फ्रेंड्स, ये थे आपके अनुच्छेद 1 में, लेकिन इसी बातों को विस्तार करते हुए अनुच्छेद 2 में कुछ बातों को कहा गया है। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है? संसद विधि द्वारा जितने भी निबंध और शर्त है वह ठीक समझे तो उनके अनुसार वह नए राज्यों की स्थापना कर सकता है। अगर चाहता हो तो वह किसी भी नए राज्य की स्थापना कर सकता है, और नए राज्य की स्थापना के लिए अगर केंद्र को उचित लगे तो नए राज्यों का गठन करने की वह अनुकंपा कर सकता है या फिर उसकी क्या कहते हैं नया गठन भी कर सकता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, नए राज्य का, पहले से स्थित राज्य का नहीं, बिल्कुल नए क्षेत्र का गठन कर सकता है। दूसरी पॉइंट कहता है फ्रेंड्स, संसद की शक्तियां जो है 2 प्रकार रूप में विभाजित हो जाती है यहाँ पर, अर्थात कि जो संसद के पास शक्ति है इस फॉर्म में 2 आपकी शक्तियां इसे प्राप्त हो जाती है। पहला नंबर चीज कि नए राज्यों का गठन कर सकती है, पहला जो शक्ति, पहला जो पावर है, नए राज्यों को क्या कर सकती है? गठन कर सकती है। और दूसरा अधिकार इसे यह प्राप्त होता है कि यह नए राज्य को भारत के संघ में भी शामिल करना चाहे तो कर सकती है, किसी भी आपके ग्रुप में चाहे, किसी भी संघ में चाहे या किसी भी क्षेत्र में चाहे तो उसे शामिल कर सकती है। अर्थात कि 2 अधिकार है, चाहे तो एक स्वतंत्र रूप में नया राज्य बना ले, या फिर दूसरा चीज अगर कोई क्षेत्र विशेष लगता हो तो उसे अपने राज्य संघ के अंतर्गत बना ले। जैसे एलओसी की बात होती है, हमेशा उस पर झगड़े चलते रहते हैं, तो वह क्षेत्र क्या है, उस क्षेत्र को कश्मीर के क्षेत्र में मिलाने की बात कही जा रही है। तो किसके अंतर्गत होगा? यह अनुच्छेद संख्या 2 के अंतर्गत आते हैं। अर्थात कि जो क्षेत्र नए रूप में अगर मिलाना हो तो यह जाएगा आपका अनुच्छेद 2 में। लेकिन अगर बात की जाए कि अगर नए राज्य पूर्ण रूप से चाहिए, पूर्ण रूप से नया राज्य नहीं हो, पहले से कोई राज्य उनके क्षेत्र में कुछ बदलाव करना हो, तो उनके लिए हमें जाना पड़ेगा अनुच्छेद संख्या 3 में। और अनुच्छेद 3 हमारा कहता है कि भारतीय संघ की नए राज्यों के निर्माण जो पहले से स्थिति में थी, पहले से है या वर्तमान में स्थित है, उनमें हम परिवर्तन चाहे तो कर सकते हैं। उनका नाम चाहे तो बदल लें, हम अगर चाहे तो उसका नाम बदल दें, या फिर चाहे तो उनकी एरिया में कम या अधिक कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है कि पहले से वो अस्थायी होना चाहिए, यानी पहले से कोई राज्य स्थापित होना चाहिए। लेकिन अनुच्छेद 2 क्या कहता है? बिल्कुल नए राज्य के लिए काम लगेगा। और अनुच्छेद 3 कहता है कि पहले से स्थापित हो तो उसके लिए आप नियम लगा सकते हैं, उस राज्य का नाम आप बदल कर रख सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो किसी राज्य में उस राज्य क्षेत्र को अलग किया जा सकता है, अर्थात कि उसे चाहे तो 2 या अन्य भागों में विभाजित किया जा सकता है।
और इस अनुच्छेद 3 का यूज करके जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटा गया है। अनुच्छेद 3 कहता है कि पहले से कोई राज्य हो तो उस राज्य के क्षेत्र को 2 भागों में आप चाहे तो विभाजित कर सकते हैं, आप चाहे तो उसका नाम बदल सकते हैं। तो यह घटना आपकी जितनी भी होती है यह सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद 3 के कारण। उसके बाद अनुच्छेद 3 में एक और बात है कि चाहे तो राज्य सीमा को भी बदल सकती है। जैसे मान लीजिए बिहार का सीमा अगर टच करता है यूपी के एरिया से, तो जिस सीमा में बिहार का यूपी से टच करता है उस वाले एरिया में चाहे तो वह दूसरे राज्य को ऐड एरिया को बढ़ाकर उसे अटैच करा सकता है, बिहार के राज्य को दूसरे से अटैच करा सकता है। इस फॉर्म में सीमा का जो विस्तार होगा वो सीमा का विस्तार अर्थात राजकीय सीमा का विस्तार अनुच्छेद 3 में दिया गया है कि जितना चाहे सीमा का विस्तार वो अपने अनुसार कर सकता है। उसके बाद एक और चीज जो किया गया है नाम परिवर्तन का। जैसे कि पहले आप देखते होंगे कि बंबई नाम था, मुंबई हो गया नाम, कलकत्ता कोलकाता, कलकत्ता चेंजेस हो गया। तो इस तरह से जो नामकरण चेंजेस होते हैं यह किसके कारण होते हैं? अनुच्छेद संख्या 3 के कारण। लेकिन अनुच्छेद 2 और 3 में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि एक बिल्कुल नए राज्य के लिए करता है अनुच्छेद 2, जबकि अनुच्छेद 3 पहले से स्थित राज्य के लिए करता है। लेकिन अनुच्छेद 3 भी मानने के लिए एक शर्त नहीं, दो शर्त है और दोनों शर्त पूरे होंगे तब अनुच्छेद 3 लागू हो सकती है। पहला नंबर चीज, पहली जो पॉइंट है, कोई भी अध्यादेश अगर लाना हो तो पहले पूर्व रूप में अर्थात पहले राष्ट्रपति को इसके लिए अध्यादेश के लिए सूचित करना होगा। अर्थात राष्ट्रपति को खबर देनी पड़ेगी कि भाई हम चाहते हैं कि इस राज्य में कोई चेंजेस करें, और राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि राष्ट्रपति उस नियम को उस विशेष राज्य के विधानमंडल के पास सूचना भेजेगा कि आपके राज्य में इस तरह से चेंजेस किए जाने हैं, अर्थात इनकी सीमा ऐसे बढ़ाई जानी है, इनके नए नामकरण ऐसा किया जाएगा। और उनके विधानमंडल की जब सूचना आएगी उसके बाद राष्ट्रपति ऑर्डर करेगा, तब अनुच्छेद 3 के अंतर्गत उस राज्य में बदलाव किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक और पॉइंट है कि यह अनुच्छेद आपके सिर्फ आर्टिकल्स में लिखे गए हैं, सिर्फ आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में एक और बात कही गई है कि अगर वो विधानमंडल को निर्देश देता है, सपोज दैट मान लीजिए जम्मू कश्मीर के एरिया को हमें 2 भागों में बांटना है, तो बांटने के लिए आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने अध्यादेश को, संसद ने अध्यादेश को सौंप दिया किसके पास? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति ने पूछा जम्मू कश्मीर से कि बताइए भाई आपकी चेंजेस किया जा सकता है कि हम चाहते हैं आपके एरिया बदल दे, 2 राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदल दे। अगर कहे विधानमंडल उसे कहे कि नहीं हमारा जो जम्मू कश्मीर है वैसा ही सुरक्षित रहेगा पहले जैसा ही, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है जैसा कि हुआ ही था, तो उस कंडीशन में भी राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि अपने वीटो पावर का, अपने पावर का इस्तेमाल करके उनके विधानमंडल के बातों को अस्वीकार करते हुए भी नए राज्यों का गठन करने का आदेश दे सकती है। लेकिन जब तक राष्ट्रपति का आदेश नहीं मिलेगा तब तक संसद चेंजेज नहीं कर सकता है। इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा जो शर्त है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट शर्त है कि वो आपका विधानमंडल के पास पावर है कि उसे रोकने की, लेकिन अगर अस्वीकार करता है तो उस कंडीशन में भी चेंजेस हो जाएंगे। अर्थात कि 2 चीज, एक तो राष्ट्रपति से निर्देश लेना है और दूसरा राष्ट्रपति कोई अध्यादेश लगाने से पहले उस विशिष्ट राज्य के आपके विधानमंडल से सूचना लेगी, अर्थात कि उसे रिपोर्ट करेगा कि आप में ये चेंजेस करना है और इस तरह के चेंजेस के बाद ही उसमें कोई बदलाव हो सकता है। फ्रेंड्स, क्लियर हो गया होगा अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2, किसी को कोई डाउट इसमें नहीं होगा, क्योंकि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2 कहता है कि पुराने राज्यों के साथ कर लो, पुराने राज्यों के साथ कर लो, लेकिन ये क्या कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है कि पहले से स्थापित राज्य है उसमें चेंजेस कर लो।
ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए इन दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस है, इस दोनों डिफरेंस को आप याद रखेंगे। फ्रेंड्स, अगर बात करें अनुच्छेद संख्या 4 की, अनुच्छेद संख्या 4 की बात करें तो ये क्या कहता है कि संसद विधि द्वारा जितने भी निबंध और शर्त है, उन सभी शर्तों में नए राज्य की जो स्थापना है, इस नए राज्य की स्थापना किसी भी रूप में अलग अलग राज्य या एक से अधिक राज्यों में बंटवारा करके बनाया जा सकता है। अर्थात जो नया राज्य बना हुआ है, उस नए राज्य की गठन जो होगी वह किसी भी भौगोलिक स्थिति पे हो सकती है, भाषाई की स्थिति पे हो सकती है, या किसी भी अन्य एक प्रकार का कारण होना चाहिए जिस कारण की वजह से हम उसमें कोई भी बदलाव करना चाहे वो बदलाव हम कर सकते हैं। लेकिन एक बात और है उसमें कि यह आपका जितना भी नया राज्य बनेगा वह संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 368 जिसमें संविधान संशोधन की बात कही गई है, तो उसमें किसी राज्य का नया गठन कर दिया या किसी राज्य का नाम बदल दिया, किसी राज्य की सीमा बदल दे, तो इस राज्य को संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात संविधान में संशोधन इस बात को नहीं माना जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहा जाता है कि राज्य, जैसे मान लीजिए कि अभी हमने जम्मू कश्मीर का एग्जांपल लिया था, और जम्मू कश्मीर का बंटवारा लद्दाख और आपका जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश में किया गया, तो वह दोनों को संविधान में संशोधन की बात नहीं कही जाएगी। ये नहीं कहा जाएगा कि संविधान में संशोधन हुआ है। दूसरी नंबर बात कि इसी के कारण जो 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था, इनके द्वारा क्या किया गया, इनके द्वारा एक विशिष्ट कानून बनाई गई जिनके अंतर्गत ये कहा गया कि आपका जितना भी भूभाग अगर इंडिया चाहे, संसद चाहे, तो उसे हस्तांतरित करके बांग्लादेश को दे सकता है या फिर बांग्लादेश से हस्तांतरित करके अपने देश में मिला सकता है। सिर्फ विशिष्ट अधिकार है बांग्लादेश के लिए 100वां संविधान संशोधन 2015 में, जिसमें यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि इंडिया का कुछ भूभाग बांग्लादेश को दिया जा सकता है और बांग्लादेश का कुछ भूभाग इंडिया में मिलाया जा सकता है। आशा फ्रेंड्स अनुच्छेद संख्या 4 भी सबको क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब देखना है वह इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम के लिए है वैल्यूएबल। फ्रेंड्स अगर देखें कि कुछ प्रमुख तथ्यों के बारे में, तो उनमें क्या है कि भाषाई क्षेत्र के लिए आपका अक्सर आपने सुना होगा कि लड़ाई होती है कि हमारी ये भाषा है, उस भाषा के आधार पे हमें नया राज्य चाहिए। और भाषाई क्षेत्र पर राज्य आज से नहीं, स्वतंत्रता के बाद से भाषाई क्षेत्र के राज्य के लिए आपकी समस्याएं जो है उत्पन्न होती आई है। अब बात यह है कि भाषाई क्षेत्र की जो समस्या थी, उन समस्या को निपटारा करने के लिए सबसे पहली बार एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी का नाम है धर आयोग। क्या बना था फ्रेंड्स कमेटी? धर आयोग, जिनके हेड, जिनके अध्यक्ष थे एस के धर। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जिनके अध्यक्ष जो थे वो एस के धर थे। उनकी अध्यक्षता में एक भाषाई कमेटी बनाई गई जिसे धर आयोग के नाम से जाना जाता है। लेकिन बनाई गई थी क्या, स्पेशली क्या बनाई गई थी? एक धर आयोग भाषाई कमेटी बनाई गई थी। लेकिन जब 1948 में इन्होंने अपना रिपोर्ट सौंपा, तो अपने रिपोर्ट में इन्होंने क्या बताया कि देश के राज्य को भाषा के आधार पर नहीं बल्कि उनकी प्रशासनिक क्षेत्र के आधार पर बांटना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि देश को भाषा के क्षेत्र पर नहीं बांटा जाना है, प्रशासनिक क्षेत्र पर बांटा जाना है, जिनके वजह से लोगों में काफी ज्यादा विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। लोगों ने इन बातों में असंतोष की भावना उत्पन्न हुई और लोगों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, जिसके वजह से एक और कमेटी बनी और उस कमेटी का नाम था जेवीपी। फ्रेंड्स इसका नाम था जेवीपी। अर्थात क्या, इसके अंदर 3 आपके प्रमुख नेता थे। अब उसमें कौन 3 प्रमुख नेता थे उनके बारे में था कि इसमें आपके 3 जो प्रमुख व्यक्ति थे वह जे से जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल और आपका जो पी है, पी से पटाभी सीतारमैया।
अर्थात कि 3 प्रमुख नेता इसमें शामिल थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पिटावी सीतारमैया। इन तीनों की संयुक्त कमेटी ने मिलकर सभी राज्यों का निरीक्षण किया और इन्होंने अपना रिपोर्ट 1949 में पेश किया। 1948 में गठन हुआ था, 1949 में इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया, जिसके रिपोर्ट के अंतर्गत इन्होंने इस बात को प्रस्तुत किया, इस बात को बताया कि राज्यों का जो गठन होगा वो भाषा के आधार पर होना चाहिए। और इन्हीं जेबीपी कमेटी के रिपोर्ट के कारण देश में सबसे पहली बार मद्रास प्रेसिडेंसी से आपका तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके आंध्र प्रदेश एक इंडिविजुअल राज्य बनाया गया। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, किस कमेटी ने कब बनाया, किस राज्य में से बना, ये कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। जेबीपी आयोग जो बना हुआ था, जेबीपी आयोग, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पिटावी सीतारमैया थे, और इन तीनों की अध्यक्षता में जो रिपोर्ट 1949 में पेश की गई, इन्हीं के कमेटी के द्वारा, इन्हीं के आयोग के द्वारा भाषाई क्षेत्र के विस्तार की बात कही गई थी, और जिनकी संतुष्टि के लिए, जिनके आधार पर आगे 1953 में मद्रास प्रेसिडेंसी से तेलुगु क्षेत्र को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया गया। इसलिए फ्रेंड्स इस कमेटी को याद रखना ज्यादा जरूरी है। आगे की बात करें फ्रेंड्स, तो आगे की सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात है कि वह इंपॉर्टेंट बात आपका है फजल अली आयोग। फजल अली आयोग, इनके प्रमुख सदस्य की बात करें तो पाणिकर थे और आपके कुंजरू, पाणिकर एंड कुंजरू, यह 2 आपके मुख्य अध्यक्ष थे, अर्थात कि प्रमुख व्यक्ति थे। इन्होंने जो भाषाई आधार पे जो रिपोर्ट दिया था जेबीपी ने, उस बात को और ज्यादा विस्तृत करने की कोशिश की। कहा कि बिल्कुल सही बात है, इसमें विस्तार होना चाहिए, और यह 1956 में संविधान में संशोधन हो गया, अर्थात कि 7वें संविधान संशोधन के रूप में लाया गया। 7वें संविधान संशोधन से पहले हमारे संविधान में यह था कि प्रशासनिक क्षेत्र के प्रशासनिक आधार पर क्षेत्रों का बंटवारा होगा, लेकिन 7वें आपका संविधान संशोधन के द्वारा आपका भाग क ख को रहने दिया गया और ग वाले पार्ट को उसमें से हटा दिया गया, अर्थात कि भाग ग को हटा दिया गया, जिनके माध्यम से अब भाषाई क्षेत्रों का भी विस्तार हो सकता था। और इन्हीं के आधार पे 1956 में मालाबार का कुछ भाग, कोचीन का कुछ भाग, इन सभी भागों को मिलाकर एक राज्य बनाया गया जो कि केरला के नाम से विख्यात है। 1956 में केरला का निर्माण हुआ, इसे फ्रेंड्स याद रखेंगे। और किस कमेटी की वजह से? अब आपका फजल अली आयोग, जिसका गठन 1955 में हुआ था, और 1956 में इनके विस्तार की वजह से संविधान संशोधन हुआ। कौन सा संविधान संशोधन? 7वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा यह बात विस्तृत किया गया कि भाषा के आधार पर भी राज्यों का गठन होगा। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स जो है वह आपका है केरला का निर्माण, अर्थात कि 1956 में केरला का। फ्रेंड्स ये थे आपके टोटल पॉइंट आज के। चलिए एक बार रिवाइज कर लीजिए, एक बार देख लीजिए कि आज हम लोगों ने पढ़ा क्या। पहला नंबर चीज जो अनुच्छेद के बारे में पढ़ा, यह भाग 1 के अंतर्गत है, और भाग 1 के अंतर्गत टोटल 4 अनुच्छेद, 1 से लेकर 4 अनुच्छेद। अनुच्छेद नंबर 1 हमें कहता है कि किसी भी राज्य में, अर्थात कि संघ जो है आपका राज्यों का समूह है, अर्थात कि राज्य के फॉर्म में मिलने की वजह से संघ का निर्माण हुआ है, जिनके अंतर्गत विभिन्न राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश शामिल है, अर्थात कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर ही आपका पूरे संघ का निर्माण हुआ है, पूरे देश का निर्माण हुआ है। दूसरी नंबर पॉइंट कि इसके अंदर यह कहा जाता है कि विदेशी क्षेत्रों को भी मिलाकर अपने देश में, संघ में या राज्य में शामिल किया जा सकता है। अनुच्छेद संख्या 2 कहता है कि कोई भी नया राज्य का गठन करना हो तो किया जा सकता है अनुच्छेद संख्या 2 का प्रयोग करके।
और अनुच्छेद संख्या 3 कहता है कि इनके अंदर कोई भी नया राज्य अगर गठित करना हो, जो पहले से स्थित हो, उन राज्य में कोई नया बदलाव करना हो, उनके सीमा में बदलाव करना हो, या फिर कोई चेंजेस करना हो, नाम में बदलाव करना हो, ये सभी कुछ शामिल है आपके अनुच्छेद संख्या 3 में। और फ्रेंड्स, जो अनुच्छेद संख्या 4 है, यह कहता है कि कोई भी चेंजेस कर लीजिए, कितना भी अनुच्छेद में चेंजेस हो जाएगा, किसी भी अनुच्छेद का यूज करके आप राज्य का गठन कर सकते हैं या उनका विस्तार कर सकते हैं, लेकिन ये कभी भी संविधान संशोधन में बिल नहीं आएगा। और संविधान संशोधन में बिल नहीं आने के पीछे रीजन यही है कि इसमें अनुच्छेद 4 में इस बात का वर्णन किया गया है। और अभी तक हमने देखा था विदेशी जो राज्य को अपने अंदर गठित करने का, इनके विषय में थोड़ा सा विस्तार करते हुए 100वां संविधान संशोधन हुआ 2015 में, जिसमें स्पेशल बांग्लादेश के साथ अटैचमेंट की बात, अर्थात कि राज्यों की कुछ भूमि के हस्तांतरण की बात कही गई है। अर्थात कुछ राज्य की यानी कुछ भूमि बांग्लादेश से इंडिया में और इंडिया से कुछ बांग्लादेश के अंदर हस्तांतरित किया जा सकता है। अगर आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें जो आज के लिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट था, उन पॉइंट की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो उस पॉइंट में आपका जो सबसे हेल्पफुल रहने वाला है वो फ्रेंड्स पॉइंट है आपका कि आपका 2-3 हमने आयोग की बात करी। 2-3 आयोग में पहला जो आयोग के बारे में हमने बात किया वो आयोग था आपका धर आयोग। धर आयोग जिनके अध्यक्ष थे एस के धर, इनका गठन हुआ था ये पद करने के लिए, भाषाई आयोगों को जानने के लिए इनका गठन हुआ था। लेकिन 1948 में इन्होंने जो रिपोर्ट पेश किया, इन्होंने कहा कि नहीं भाई, जो भी राज्य होगा वह सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक क्षेत्र के आधार पर विस्तार किया जा सकता है, जिनके वजह से लोगों में असंतोष की भावना हुई और असंतोष की वजह से जेबीपी आपका जो है टीम उनका गठन हुआ, जिनके अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारामैया शामिल थे। अगर इसके अंदर देखा जाए तो इन्होंने 1949 में रिपोर्ट पेश किया, जिन्होंने इस बात का आपका जोर दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है। और जेबीपी आयोग के कारण ही 1953 में सबसे पहले आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई। उसके बाद आपका आता है फ्रेंड्स कि फजल आपका आयोग, अर्थात फजल अली आयोग, जिनका गठन 1955 में हुआ। और इन्हीं के आधार पर जो हमारे देश का संविधान है, उस संविधान के अंदर 7वां संविधान संशोधन हुआ, जिनके बाद 1956 में संविधान संशोधन हुआ और टोटल उस समय 7 केंद्र शासित प्रदेश और 14 राज्यों की अभिकल्पना जो थे 6 केंद्र शासित प्रदेश एवं 14 राज्य की आपकी स्थापना की बात कही गई। यह जो आपका 7वां संविधान संशोधन में चेंजेस हुआ, वह चेंजेस हुआ आपका राज्यों के पुनर्गठन वाले पार्ट में, जिसके अंतर्गत 3 पार्ट रखे गए थे, भाग क, ख और ग, जिसमें ग पार्ट को हटाकर क और ख को रहने दिया गया। और उनमें यह एक बात जोड़ दी गई कि भाषा के आधार पर भी क्षेत्रों का विस्तार हो सकता है। और इसी राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत 1956 में एक नया राज्य का गठन हुआ और वो था हमारा केरला। फ्रेंड्स, ये रिवीजन सेशन आपको क्लियर हो गया होगा, किसी को भी आज के सेशन में अब डाउट नहीं होना चाहिए। गठन आशा है फ्रेंड्स आप लोग को ये सभी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। फ्रेंड्स, आज का सेशन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके जरूर बता सकते हैं। थैंक्स टू ज्वाइन अस इन दिस सेशन। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।